गुड इवनिंग। लीग आईएएस में आपका स्वागत है पुनः। जैसे कि आपकी उदासीनता बनी हुई है, लेकिन मेरी एक्टिविटी उतना ही अब मुझे क्या कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, है ना। आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर से आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ आज। ये बच्चों की डिमांड पे ही थी, बच्चों का ही ध्यान रखा जाएगा। पहली प्राथमिकता स्टूडेंट हैं। उनने कहा था कि भाई ओशनोग्राफी पर कुछ क्वेश्चन बना दीजिए तो कि एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो बिल्कुल वो आपके एग्जाम और उससे क्या देखेगा, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम चाहे कहीं का दें, तो प्रश्न जो ज्योग्राफी आएंगे वो लीग आईएएस के ही होंगे। ठीक है, इतनी गारंटी आपको देते हैं। तो आज ओशनोग्राफी के बारे में कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, उसी में कुछ बिंदु को हम वैसे भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी ये ऑल एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आज जो ज्योग्राफी की सीरीज है वो है आपका ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो समुद्र विज्ञान की बात करते हैं। देखो, तो पहला प्रश्न आपके सामने यह है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है तो उसके आंसर देते हैं। देखो, निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखो, कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, फिर इसमें से आपको बताना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। तो प्रश्न क्या है, देखो, उच्च अक्षांशों में, हाई लैटिट्यूड में, महासागरों के पूर्वी तटीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न जलधाराएं उष्ण कटिबंध में प्रवेश करने पर तुलनात्मक ठंडी जलधारा को जन्म देती है। अगर हम बात करें कि भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, या ओनली वन सही है, 1 एंड 2 सही है, ओनली 2 सही है, या बोथ क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस जलधारा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक पैटर्न समझा देता हूं, ताकि आप आगे के जितने प्रश्न होंगे उसको आप क्या कर ले जाएंगे, ट्रैकल कर ले जाएंगे। देखो, तो ये है आपका 0 डिग्री, यहां से जाता है आपका 30 डिग्री नॉर्थ लेते हैं हम, और ये क्या है आपका 30 डिग्री साउथ। अब 30 डिग्री के ऊपर को हम जो है हाई लैटिट्यूड में लेना शुरू कर दे रहे हैं। अब देखा उच्च अक्षांशों में, देखा ध्यान के क्या कर रहा है, महासागरों के पूर्वी तटीय भाग पर। यहीं पर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि यार महासागर कह रहा है या महाद्वीप कह रहा है। तो आपको देखना होगा, तो ध्यान से सुनिए, मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये महाद्वीपों का ईस्ट है और ये महाद्वीपों का वेस्ट। अगर ये महाद्वीपों का ईस्ट है तो ये महाद्वीपों का वेस्ट, तो महासागरों का ईस्ट ये होगा तो महासागरों का ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, उच्च अक्षांशों महासागरों के देखो ध्यान समझेगा, महासागरों के पूर्वी तटीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो हाई लैटिट्यूड ये है ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। अब देखो, वही जो इक्वेटर से जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं वो होती हैं गर्म, और जब 30 डिग्री तक चलती हैं यहां तक भी क्या रहती हैं, गर्म ही रहती है। और ये महाद्वीपों का क्या है, पूर्वी भाग, महासागरों का वेस्ट। यहां पर क्या होता है कि ये घूर्णन गति के कारण, देखो ऐसे करके, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तर वाली जो है ये जो होती है तुलनात्मक गर्म होती है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या कहा उसने, उच्च अक्षांश महासागरों के पूर्वी तटीय भाग पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो यहां से आपको दिख रहा है क्या कि ठंडी है, क्या है, तुलनात्मक गर्म। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न जलधाराएं उष्ण कटिबंध में प्रवेश करने पर तुलनात्मक ठंडी जलधारा को जन्म देती है। हाँ बिल्कुल। अब जहां यहां देखोगे तो यहां पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ये वाला। अभी डिटेल में तो जानने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, कभी जलधाराओं की उत्पत्ति से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो वो भी समझा देंगे, ठंडी गर्म क्यों हो रही है वो भी समझा देंगे। आज हम प्रश्न लेके आए हैं कि प्रश्न का नेचर क्या। तो यहां पर देखिएगा, ये जो है तुलनात्मक ठंडी होती है। देखो, और यहां पर क्या कर रहा है, ध्रुवीय प्रदेश से, अगर ऐसे करके एक नियम लगता है, देखेगा ये देखिएगा, ये है 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री। 0 डिग्री से जो जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं ये गर्म होती हैं, फिर हाई लैटिट्यूड को तुलनात्मक गर्म, यहाँ ठंडी, फिर यहाँ से एक अंतर से चलती है नीचे से, और नीचे का जल क्या होता है, ऊपर आता है। तो देखो ये वाला ही कह रहा है, जब ये ध्रुवीय प्रदेश से जलधाराएं उष्ण कटिबंध में प्रवेश कर जाती हैं तो तुलनात्मक ठंडी जलधारा को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक ठंडी, तो आंसर क्या होगा, ओनली सही कथन बताना है तो आपको ओनली 2। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या करा है, कौन सा कथन गलत है। अब यहां आपको रॉन्ग को बताना है, ध्यान समझिएगा। अब क्या करा है वो, रॉन्ग। तो पहला चीज, आइसलैंड से ब्रिटेन तक के कटक को विविल थॉम्सन कहते हैं। फिर दूसरा करा है, कटक का निर्माण अपसारी गति के कारण होता है। इसमें गलत कथन बताना है, देखिएगा। फिर कटक का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद ये कह रहा है आपका, कार्लसबर्ग कटक अरब सागर में स्थित है। प्रश्न को समझ रहे हैं, कटक क्या होता है, कटक
महासागरों के, जैसे ये अभी हमने बताया था आपको, ये महाद्वीप ले लिया, ये भी हमने महाद्वीप ले लिया, बीच में अटलांटिक ले रखा है, यहाँ पर अपसारी गति होती है। तो अपसारी गति के सहारे ये क्या होता है, ऐसे करके मिडिल पार्ट में कटक का निर्माण हो जाता है। हालांकि ये आप भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में, अपसारी गति, जिसमें आप प्लेट विवर्तन सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। अपसारी गति में क्या होता है, दो प्लेटें, थोड़ा सा जान ही लो, आप सोचेंगे कि सर जो है शॉर्टकट मार लिया। अपसारी में दो प्लेटें हटती हैं, ये नीचे का जो मैग्मा होता है ये ऊपर आता है और धीरे धीरे जो है सागरीय सतह पर जमता है और सतह से ऊपर आ जाता है, तो इसी को कहा जाता है कटक। अब ये जो अटलांटिक की बात करें तो ये है आपका आइसलैंड, और आइसलैंड से यहां ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन तक के क्षेत्र को विविल थॉम्सन कहा जाता है, सही है। दूसरा क्या है, कटक का निर्माण, देखो अभी हमने बता दिया अपसारी गति के कारण होता है, ये भी सही है। कटक का सर्वाधिक विस्तार करा है प्रशांत महासागर में, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ क्या करा है, कार्लसबर्ग कटक अरब सागर में स्थित है, ये भी ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो कटक का जो सर्वाधिक विस्तार है वो प्रशांत महासागर में ना होकर कहां है, हिंद महासागर ना, सॉरी अटलांटिक महासागर में है, फिर हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर में कटक का विस्तार बहुत कम दिखाई देता है, एक क्षेत्र में दिखाई देता है, हवाई द्वीप वाले में बस। अब आ जाओ प्रश्न नंबर तीसरा, थर्ड, लवणता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब सागरीय लवणता, ध्यान रखिएगा, अब उसमें क्या कर रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब देखो सागरों में लवणता का स्रोत समुद्री क्षेत्र है, और दूसरा क्या है, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्या आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट करेंगे इस चीज के, इनके लिए भी वीडियो बना देंगे। अगर पढ़ रखा है तो आप समझ रहे होंगे कि सागरीय लवणता का स्रोत जलीय क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ क्या होता है आपका स्थलीय क्षेत्र होता है। स्थल से ही वर्षा जल के साथ घुलकर जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, समुद्र में पहुंचते हैं। यानी जो नदियां हैं वो लवणता को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट यानी ले जाने का कार्य करती हैं, कहां से, स्थल से समुद्र में, या समुद्री क्षेत्र में ही क्या हो जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। और उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है आपका, जो ज्वालामुखी में भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं, वो क्या हो जाए, वाटर में डिजोल्व हो जाए, तो वो होता है उसका स्रोत। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब क्या कहा, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है, गलत। नेक्स्ट, अब देखो ज्वार भाटा, टाइड एंड एब के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखो यहां क्या कर रहा है, सर्वोच्च ज्वार के लिए सिजगी, उपसौर और उपभू की स्थिति होती है। फिर दूसरा कह रहा है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में निम्न ज्वार आते हैं। क्या कह रहा है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में निम्न ज्वार आते हैं। अब इस चीज को, ये अर्थ है आपका, ये मून है, ये क्या है, सन है। जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी की। क्या कहते हैं, सिज। ऐसे करके मून क्या होता है, ऐसे रोटेट करता है, किसके, अर्थ के, और फिर ये पहुंचता है। तो ये वाला जो जब इधर की तरफ को आ रहा है, ये वाला कहलाता है शुक्ल पक्ष, और जब इस तरफ को जा रहा है तो ये कहलाता है आपका कृष्ण पक्ष। ठीक है, और ये वाली जो स्थिति हुई जब लंबवत वाले होंगे तो इसको सिजगी कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त आकर्षण के कारण तो ज्वार की ऊंचाई क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, सिजगी। उपसौर का मतलब क्या है कि भाई ये आपका सूर्य भी क्या हो, नजदीक हो, और उपभू का मतलब क्या है, चंद्रमा भी नजदीक आ जाए तो ज्यादा खींचेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में निम्न ज्वार आते हैं। देखो ऐसे में क्या हो रहा है, ये समकोणीय स्थिति होती है, तो ऐसे में दोनों का संयुक्त आकर्षण फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो शुक्ल पक्ष की ओर जाने पर पूर्णिमा आती है। अब इसमें से भी कौन सा कथन सही है। दूसरा क्या कर रहा है, पूर्णिमा में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होती है। तीसरा, सिजगी की स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। अभी बताया था, अब आपको सही बताना है। देखो आप ये देखिए कि भाई सही कौन सा हो सकता है ना। तो यहां दिख रहा है आपको उपरोक्त में से कौन सही है। अब सही की बात करा, देखो भाई शुक्ल पक्ष की ओर जाने पर पूर्णिमा आती है, ये तो है, यही होता है। देखो देखो पिछले डायग्राम में हमने बताया था, जब इस तरफ आएगा, जब शुक्ल पक्ष की तरफ को बढ़ेंगे तो ये देखो यहां पर आते हुए क्या हो जाता है आपका पूर्णिमा, और इस स्थिति को कहते हैं ब्यूटी की। क्या कहा जाता है, ब्यूटी या पूर्णिमा की। और जब कृष्ण पक्ष की तरफ को जाओगे तो चंद्रमा इधर आता है, तो इधर तरफ से दिखता नहीं है, तो ये होता है आपका यूटी की, और यूटी में होता है आपका अमावस्या। अब उसी प्रश्न में आइए देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है,
शुक्ल पक्ष की ओर जाने पर पूर्णिमा आती है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, पूर्णिमा में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होती है, गलत। पूर्णिमा में क्या होगा, देखो पूर्णिमा में क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए पृथ्वी, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में निम्न ज्वार आते हैं, जो अभी हमने आगे बताया था। तो इसमें से सही आंसर बताना है तो आपका ओनली 2, तो ये आंसर होगा आपका सी, ओनली। नेक्स्ट, अच्छा वो वाला का तो मैंने बता दिया था, सॉरी, इसका आंसर इसमें क्या बताना है, शुक्ल पक्ष और सिजगी की स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं, तो यहां 1 और 3 आंसर होगा बी, और उसका आंसर एज इट इज रहेगा जो पहले हमने बताया था, यानी यही आंसर रहेगा, ठीक है। मैंने यहां पर वो समझाने के चक्कर में इधर कर लिया था, 1 और 2 होगा इसका। नेक्स्ट, अब देखो निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य से अलग है, एक प्रश्न आ रहा है, कौन सा, निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य से अलग है। देखो आयोसीवो, लेब्राडोर और क्यूराइल और टुबैगो। अगर हम बात करें आयोसीवो, तो ये आयोसीवो जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, और ये जलधारा जो है वो है ठंडी, तब निकाल पाओगे। लेब्राडोर ये अटलांटिक महासागर में है, कहां है, अटलांटिक महासागर, और ये भी क्या है, ठंडी है। और क्यूराइल भी ठंडी है, क्यूराइल भी क्या है आपकी ठंडी। और टोबैगो की बात करते हैं तो ये जो वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह है वहां है, वहां से टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, गर्म। तो अलग बताना था आपको, तो डी क्या है, अलग है, क्योंकि ये गर्म है, बाकी 3 के 3 क्या है, ठंडी है। फिर से देखो कौन सा कथन गलत है, आप देखो प्रश्न में विचार करना है, कौन सा कथन क्या है आपका गलत। अब क्या गलत है, देखिए पढ़िए, अल्नीना एक गर्म जलधारा है जो पेरू तट से उत्पन्न होती है। पढ़ेंगे इस टॉपिक को, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, अभी मैं प्रश्न करा रहा हूं बस। अल्नीना दक्षिण अमेरिका में वर्षा करती है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अल्नीना एक गर्म जलधारा है जो पेरू तट से उत्पन्न होती है। दूसरा कह रहा है अल्नीना दक्षिण अमेरिका में वर्षा करती है। तीसरा, अल्नीना भारत में सूखे का कारण बनती है। और चौथा, अल्नीना के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून मजबूत होता है। गलत स्टेटमेंट बताना है, तो मानसून जो है मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, तो आंसर होगा इसका डी। और सही है, ये जो है पेरू तट से उत्पन्न होती है। दूसरा, अल्नीना दक्षिण अमेरिका में वहां पर हाँ आर्द्रता को बढ़ा देती है, तो वहां वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर हमने क्या कहा था कि ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का प्रभाव को समाप्त करती है। वर्षा करेगी तो ऐसे में जो है प्लैंकटन की मृत्यु हो जाती है, प्लैंकटन मरता है तो वहां मछलियों की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहां के गरीब मछुआरे कहते हैं कि क्रिसमस का उपहार दिया गया है। फिर तीसरा, अल्नीना भारत में सूखे का कारण है, बिल्कुल सूखे का कारण, अगर मानसून को जो है ये मजबूत नहीं करता, कमजोर करेगा, तो भारत में क्या पड़ जाता है, सूखा। अब आ जाओ कथन कारण वाला क्वेश्चन नंबर 8। अधिकांश प्रवाल संरचना उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर पाई जाती है। बच्चों यहाँ पर मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपके लिए जो है आपने कहा था कि ओशनोग्राफी का कुछ प्रश्न ले आइए, तो प्रश्न पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट करेंगे, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। जैसे प्रवाल संरचना, अब इसको पढ़ाने में ही कम से कम 1 क्लास चाहिए होती है, तो वहीं पर स्पष्ट हो पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपका कथन कारण बता देते हैं। देखो, अधिकांश प्रवाल संरचना उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में पाई जाती है, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में देखो ठंडी एवं गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, मिलती हैं। अब आप एक हल्की सी चीज जान लीजिए कि परवाली जीवों के लिए दशाएं क्या होती है, परवाली जीवों के विकास की दशाएं। तो आप यहां से इस प्रश्न को स्पष्ट कर पाएंगे। तो इनके लिए 4 शर्त होती है। पहली होती है कि भैया उच्च लवणता होनी चाहिए, लगभग 27 पर मिली। और दूसरा, उच्च तापमान होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, और ये भी 22 से लेकर 25 डिग्री तक होना चाहिए। तीसरा चीज होना चाहिए प्लैंकटन। प्लैंकटन जो है एक समुद्री शैवाल है, ये इनका क्या होता है, भोजन होता है। और चौथी चीज होनी चाहिए समुद्री चबूतरा। बस इतना ही स्पष्ट करेंगे, बाकी आपको जरूरत होगी तो बताइएगा। समुद्री चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म, और ये लगभग होना चाहिए आपका कितना, 55 मीटर गहरा, जहां की सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके। अब जहां पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती है ना, वहीं पर आपका क्या होता है, प्लैंकटन होता है। अगर प्लैंकटन नहीं होगा तो ये जीव नहीं होंगे। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अधिकांश प्रवाल संरचना उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के, ये सारी शर्तें पूर्वी तटीय भाग में पाई जाती हैं, इसलिए पूर्वी भाग में होते हैं। दूसरा, जहां पर ये शर्त फॉलो हो रही है, प्लैंकटन नहीं होगा तो ये विकसित नहीं हो सकते हैं। तो क्या है,
ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या भी आर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आ गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको यहां क्या बताना है? गलत बताना है। महासागरीय ट्रेंचों की संख्या हिंद महासागर में सबसे अधिक है, ये स्टेटमेंट पहले ही गलत है। ये जो संख्या सबसे ज्यादा है वो 32 है आपका प्रशांत महासागर में, और 19 ट्रेंच पाए जाते हैं अटलांटिक में, और हिंद महासागर में 6 पाए जाते हैं, यहां सबसे कम है, तो पहला ही गलत हो गया। यहां का सबसे गहरा ट्रेंच कह रहा है प्यूटेरिको है, हिंद महासागर का प्यूटेरिको नहीं है, वहां पर है सुंडा, तो प्यूटेरिको जो है ये अटलांटिक का है। फिर महासागरीय ट्रेंचों का निर्माण अभिसारी गति के कारण होता है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट थर्ड वाला ठीक है, जहां पर दो प्लेटें टकराती हैं तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट नीचे जाती है तो ट्रेंच बनाती है। तो गलत बताना है तो आपका पहला एंड दूसरा कहां है? टी ऑप्शन। आई बात समझ में? ठीक है मामला। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा। अब देखो क्यूरोसीबो अभी बताया था जापान के, अगर जापान द्वीप देखेंगे आप ऐसे, ये जापान द्वीप है, जापान के ईस्टर्न भाग में जो चलती है उसको कहते हैं क्यूरोसीबो, और जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न में चलती है आपका सुसीमा, ये दोनों गर्म है वैसे, ठीक है, ऐसे करके। और ओखोटस्क ऊपर से नीचे की तरफ को आती है, इन्हीं का मिलन होता है। देखो यहीं पर ही जो है मत्स्यन बैंक पाए जाते हैं, जहां पर अभी हमने बताया ना ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो वहीं पर होता है आपका प्लैंकटन के विकास के लिए आदर्श दशाएं। और ये प्लैंकटन क्या है? मछली और प्रवाली जीवों का क्या होता है? भोजन। तो यहीं पर होते हैं फिशरीज बैंक। सुसीमा, क्यूरोसीबो, ओखोटस्क ऊपर से आती, तो प्रशांत। फ्लोरिडा जो है ये जो है अटलांटिक में है, तो यूएस के ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो वहां पर आपका फ्लोरिडा दिखाई देती है, तो वही कह रहा है कि प्रशांत महासागरीय कौन सी नहीं है, तो वह है आपका कौन सा? फ्लोरिडा। आई बात समझ? क्लियर कट। अब अगली वीडियो में अगर टॉपिक इनके पढ़ने होंगे तो उसका कमेंट करेंगे, नहीं तो प्रश्न सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट दबाते रहो, बस हो गया। धन्यवाद।